हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो जो लोग भी क्लास 10th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं 500 से ऊपर क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। इसका कारण यही है कि जब हम बोर्ड के पेपर में बैठते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्नों को गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो बुक्स होती हैं जिसको पढ़ाया जाता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न बहुत कम दिए होते हैं, या कोई कोई बुक तो ऐसी है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए भी नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज लेके चल रहा हूँ। 500 से ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि केवल बहुविकल्पी ही करवाया जाएगा, बीच बीच में वीडियो आती रहेगी लघु उत्तरी प्रश्नों की, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की, और भी जो 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अनसॉल्व पेपर चल रहा है इस समय, अभी बहुविकल्पी प्रश्न करवाए जा रहे हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जाके देख सकते हैं। और इस बात से अचंभव में ना पड़िएगा कि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, तो ऐसे 500 क्वेश्चन करवाने में तो कई सारी वीडियो आएंगी। नहीं, वो शुरुआत है, तो शुरुआत में हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर डिटेल में बात किया जा रहा है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आगे क्वेश्चन मिले तो हमको उस पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है उसको पहले एकदम डिटेल में बताया जाए। ठीक है, ताकि और भी जितने क्वेश्चन मिले, ऐसा नहीं है कि केवल बहुविकल्पी वाले, और भी जो 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 11 से लेके 30 तक के प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ शो कर रहा होगा, आप यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। किसी वृत्त की परिधि दिया है 462 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की परिधि दिया है 462 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले जो दिया है मैं उसको लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, वृत्त की परिधि बराबर दिया है, वृत्त की परिधि बराबर दिया है 462 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वृत्त की परिधि दे दिया है और वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या मतलब हमसे यहाँ पे आर का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन से हमसे आर का मान पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से याद कर लीजिए कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 2 पाई आर बराबर 462 है, इसको उतार लेते हैं, बराबर 462 है, इसको मैंने उतार लिया। अब हमको आर का मान निकालना है, तो ये जो दोनों चीजें हैं इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ किसी चीज का निशान नहीं है तो गुणे का है, तो अब इधर ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो आर को यहीं पे रोकते हैं और 2 पाई इधर आके भागे में चला जाएगा, तो 462 भागे 2 पाई। ठीक है, अब पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो आर बराबर 462 बटे 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है उसका गुणा सबसे ऊपर हो जाता है, तो आर बराबर 462 गुणे 7/2 गुणे 22। ठीक है, अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 इक्के में 2। फिर 22 से कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो 1 बचेगा तो इसके साथ मिलके 11 हो जाएगा, तो 11 इक्के में 11। अब नहीं कटेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पहले 21 का 7 में गुणा कर लेते हैं, तो 7 का 1 में करेंगे 7 इक्के में 7, फिर 7 का 2 में करेंगे 7 दूना 14 बटे 2 उतार लेंगे। ठीक है, अब 2 से इसमें भाग देते हैं, तो आर बराबर आ जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 7 है तो 2 तिहाई 6, फिर दशमलव लगाएंगे तो 1 बचेगा, 6 2 तिहाई 6 हुआ, 7 था 1 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आर का मान। तो जो भी विकल्प में दिया हो 73.5 सेंटीमीटर वो हमारा सही है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो विकल्प है ए 73.5,
ए विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। विकल्प ए को आप देख लीजिए, वहाँ पे हमारा सही है। तो समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे आसान वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का यही क्वेश्चन है, ठीक है। कि परिधि की लंबाई दे दिया और त्रिज्या का मान पूछ दिया, तो सिंपल बस वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाओ, उसके बराबर जो दिया है उसको ले लो, फिर यहाँ से 2 पाई को पक्षांतर कर दो, क्योंकि r का मान निकालना है। तो 2 पाई गुणे में था, इधर आके भागे में हो गया, फिर ये उतार लिया, ये भी उतार लिया, ये भी उतार लिया, पाई का मान रख दिया 22/7। अब 7 सबसे नीचे है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा सबसे ऊपर, तो 7 का इसमें गुणा कर दिया, तो गुणा किया नहीं हूँ, गुणे के रूप में लिख लिया हूँ। फिर 2 से काटेंगे, इसको 11 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो इतना इतना आएगा, फिर गुणा करेंगे और भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं लास्ट में सबका सल्यूशन और सबका क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पे लेके आऊँगा, तब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि हर क्वेश्चन के लिए एक एक स्क्रीनशॉट नहीं, एक में ही सब मिल जाए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो है नहीं, इस एक बार में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2, हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, x² + 3x + 2, ठीक है। इस बहुपद के शून्यक हमसे पूछ रहा है। इस बहुपद के हमसे क्या पूछ रहा है? शून्यक। तो शून्यक पूछता है तो सिंपल, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, कि जब शून्यक पूछेगा, अगर इसका शून्यक पूछ रहा है तो हम इसी के बराबर शून्य मान लेते हैं। इसी का शून्यक पूछ रहा है, शून्य मतलब 0 होता है, तो हमने इसी के बराबर 0 मान लिया। अब सिंपल इसका गुणनखंड करके x का मान निकाल लेंगे और वही x के मान हमारे शून्यक हो जाएंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो x² पहले उतार लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 का गुणा पहले 1 में होगा, तो 2 1 में 2। अब 2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 3 आए, तो पहले ये प्लस उतार लेते हैं। अब 2 को तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 2 आए, तो कैसे तोड़ेंगे? 2 1 में 2, 2 1 3। 2 का 1 में गुणा करें, अगर 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 धन 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए और गुणा करने पे 2। तो जोड़ने घटाने पे 3 चाहिए, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, और गुणा करने पे 2 चाहिए, तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ से पता चली कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 धन 1। हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 धन 1 इंटू x है, x को उतार लेते हैं, +2 बराबर 0। तो x² + 2x + x + 2 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग ये डायरेक्ट लिख देते हैं ये वाली लाइन, मैं एक लाइन बढ़ा के एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। इसका कारण यह है कि यहाँ पे लड़के ज़्यादातर चिन्हों की गड़बड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण लास्ट में आंसर गलत आता है। तो चिन्ह की गड़बड़ी नहीं होती अगर आप ऐसे कोष्टक लगा के जो चीज़ हमको यहाँ मिल रही है उसको लिखें तो, ठीक है। और बाकी जो जैसे रहता है वैसे उतार लेते हैं, बस 3 को 2 धन 1 लिख दिया गया, फिर x का अंदर गुणा कर दिया गया है, x का 2 में 2x, x का 1 में x, बाकी इसको और इसको उतार लिया गया। अब सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों लोगों को एक साथ करते हैं और इन दोनों लोगों को एक साथ और कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से दोनों में x दिख रहा होगा कॉमन, तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 x, क्योंकि स्क्वायर था तो 2x था, 1 बाहर आ गया तो 1 बचा है, प्लस 1 x बाहर गया तो 2 बचा है, प्लस यहाँ से तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो हम सिंपल 1 लिख लेते हैं और जो रहता है उसको उतार लेते हैं, बराबर 0 भी उतार लेंगे। अब इसमें से और इसमें से, इस पूरे में से अगर देखा जाए तो x + 2 कॉमन मिल रहा है। पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है? x + 2। अब पूरे में से x + 2 कॉमन लेते हैं, x + 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो x + 2 कॉमन लेते हैं। तो x + 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? ये बाहर हो गया तो x बचा, फिर ये बाहर हो गया तो +1 बचा, तो +1, और बराबर है 0, तो बराबर क्या लिख लेंगे? 0। तो यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी बात। अब बस सिंपल क्या करना है कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है। अब ये इसके साथ गुणे में तो इसको इधर भेजेंगे और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। ये गुणे से इधर जाके भागे में होगा तो भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको भेज देते हैं, एक बार इसको,
तो x प्लस 2 एक बार उतार लेते हैं, x प्लस 1 उधर जाके 0 हो जाएगा तो बराबर 0 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। एक बार क्या करते हैं, इसको रोकते हैं, इसको भेज देते हैं, तो ये भी गुणे में ही है इसके साथ, तो ये भी जाके 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 उतार लेंगे और ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -1। तो x का एक मान -2 आया और एक मान -1 आया। तो x के जो हमारे दो शून्य मिले वो मिले -2, -1। अब हमारा जो भी विकल्प होगा -2 और -1 वो सही होगा। अब चेक करिए वहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प है पहला विकल्प ए वाला, भी इसमें भी सही है। विकल्प ए, उसमें उल्टा भी दे रखा है, -1 पहले -2 बाद में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा विकल्प ए सही है। तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो अगला क्वेश्चन भी आप वहाँ से सॉल्व कर रहा होगा, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा 3 5 4 फिर 3 2 3 1 3, 3 5 4 फिर 3 2 3 फिर 3 1, शायद ऐसे ही दिया है। 3 1 नहीं है, 1 3 है, ये आगे पीछे हो गया। ये 1 3 का बहुलक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुलक पूछ दिया, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता 10 के मैथ में। बहुलक कैसे पता करते हैं, हम लोग गिन लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 2 3 4 बार आया है 3, और कोई तो बार बार आ ही नहीं रहा है, 3 बार बार आ रहा है। कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो बहुलक कितना है, 3 है, क्योंकि 3 सबसे अधिक आया है। तो विकल्प दिया होगा विकल्प नंबर डी, यहाँ पे हमारा डी विकल्प सही है। हमारा यहाँ पे बहुलक बराबर क्या है, 3। कैसे पता चला, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें वही आया है। ठीक है, तो हमारा विकल्प डी इसमें सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वहाँ से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है सेक 30 अंश का मान होता है, ये तो सबको पता होगा। सेक 30 अंश का मान होता है, कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो सेक 30 अंश उसका उल्टा होता है 2/करड़ी में 3। ये त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में है, सबको याद होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब, 4 विकल्प दिया है। एक में दिया होगा आमाप बराबर हो, एक में दिया होगा आकार बराबर हो, आगे पीछे भी हो सकता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने 9th में पढ़ा होगा ये टॉपिक। अब 9th का 10th में एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के लिए आमाप और आकार दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, आमाप और आकार, आमाप और आकार दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो फिर वो सर्वांगसम आकृतियां नहीं होंगी। यहाँ त्रिभुज की बात किया है, तो त्रिभुज में उनके आकार भी बराबर होने चाहिए, आमाप भी बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, किसके लिए ये चीज है, सर्वांग समता के लिए। ये चीज मैंने किसके लिए लिखा है, सर्वांग समता के लिए। ठीक है, अगर दो आकृतियों को सर्वांगसम करना है तो आमाप और आकार दोनों बराबर होने चाहिए। कई लोगों को पता ही नहीं होगा आमाप क्या होता है, आकार क्या होता है, तो मैं बता दूं, आकार को इंग्लिश में बोलते हैं साइज और आमाप को बोलते हैं शेप। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में तो पता होती है लेकिन हिंदी में नहीं पता होती है। शेप का मतलब सबको पता होगा, उसकी हिंदी आमाप होती है, और साइज का मतलब आकार। ठीक है, मतलब इसकी साइज अगर ये वाली देखें हम लोग तो मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन इसका आकार, इसका आमाप जो है वो बेलनाकार है। ठीक है, अब इसी के जैसा एक और बेलन ले लें, उसकी भी साइज इससे बराबर हो तो सर्वांगसम हो जाएंगे, और इसी के जैसा एक और बेलन ले लें, उसकी साइज इससे बहुत बड़ी हो तो इसका आमाप उससे मिलेगा, क्योंकि इसी के आकार का वो भी है, आकार नहीं आमाप का, लेकिन साइज अलग है, आकार अलग है, वो बड़ा है ये छोटा है, तो समरूप होगा। समरूप के लिए बस आमाप सेम होना चाहिए, आकार मायने नहीं रखता।
लेकिन यहाँ सर्वांग समता की बात किया है तो दोनों होना चाहिए। तो हमारा जो इसमें सी विकल्प है दोनों वाला वो सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, बहुत स्लो नहीं चल रहे हैं। 15 हो गया, अब 16 की बारी। तो 16वां क्वेश्चन भी आपको वहीं शो कर रहा होगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है tan a बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन आपका उधर चला गया होगा कि tan a बराबर होगा, और विकल्प के हिसाब से विकल्प को देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है, आप विकल्प को देख सकते हैं। विकल्प हमारा दिया है 1 + sec स्क्वायर a sec स्क्वायर a माइनस 1 1 माइनस sec स्क्वायर a और कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 सब करड़ी में दे रखा है और स्क्वायर के रूप में दे रखा है। अगर स्क्वायर के रूप में नहीं दे रखा होता तो tan a बराबर, तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, sin a बटे cos a हो जाता या 1 बटे cot a हो जाता। ठीक है, लेकिन करड़ी में दिया है, ऊपर से स्क्वायर में दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे सर्वसमिका है। ठीक है, जहां भी करड़ी दिखे और स्क्वायर दिखे तो समझ जाया करो कि सर्वसमिका का यूज होना ही होना। तो यहाँ पे जो tan a का मान पूछा है वो हमारी दूसरी सर्वसमिका है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सर्वसमिका के बारे में कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, ये हमारी दूसरी सर्वसमिका होती है। कुल 3 सर्वसमिकाएं होती हैं। एक होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, एक होता है 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a जो कि हमको यहाँ पे यूज लेना है, और एक है 1 + cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a जो कि तीसरी है। ठीक है, यहाँ पे हमको इसका यूज करना है क्योंकि tan a का मान पूछा है। ठीक है, साइन कॉस या कॉट और कोसेक का पूछता तो हम दूसरी पहली और तीसरी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी यूज करना है। तो tan a चाहिए तो एक इधर क्या कर रहा है, एक को इधर भेजो क्योंकि tan a को अलग कर लेते हैं। तो tan a को रोकते हैं यहीं पे, tan स्क्वायर a बराबर इधर sec स्क्वायर a है, इसको भी उतार लेते हैं। ये +1 इधर आएगा तो -1 और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी। तो tan स्क्वायर a बराबर करड़ी में sec स्क्वायर a -1। तो जो भी विकल्प होगा हमारा sec स्क्वायर a -1 वो सही होगा। तो विकल्प है हमारा बी वाला, करड़ी में sec स्क्वायर a -1। विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बोल रहा है कि 2 वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 2 वृत्तों का व्यास दिया है 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 वृत्त हैं तो एक को मान लेते हैं d1 और एक के व्यास को मान लेते हैं d2। एक दिया है 9 सेंटीमीटर और एक दिया है 7 सेंटीमीटर। 2 वृत्त दिए हैं और दोनों का व्यास दिया है, एक दिया है 9 सेंटीमीटर और एक दिया है 7 सेंटीमीटर। बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है, स्पीड में भी हो सकता है, लेकिन कोशिश है कि अच्छे तरीके से सवाल पे पकड़ बन जाए। ठीक है, ताकि बड़े क्वेश्चन भी आसानी से हो जाए, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। ये दे दिया है व्यास दोनों का और हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो याद होगा आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, जिसमें r हमारी त्रिज्या है। अभी यहाँ पे बात किए थे त्रिज्या के बारे में, हालांकि वहाँ पे परिधि दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की बात किया, बस फार्मूला चेंज है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² और r तो पता ही नहीं, तो दोनों के लिए r निकाल लेते हैं। तो r1 अगर निकालने जाएंगे तो लिखेंगे d1/2 और d1 का मान है 9/2 हो जाएगा सेंटीमीटर, और d2 के जगह हम r2 d2 के बेस पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा d2/2 और d2 हमारा 7 है, 7/2 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, ये तो 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होगे। तो अब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल को मान लेते हैं a1 और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को मान लेते हैं a2, और अनुपात पूछा इसलिए बटे के रूप में लिख दिया, बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पहले के लिए 1 लगा रहे हैं तो यहाँ भी 1 लगा देंगे, और दूसरे के लिए πr2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, r1 का मान हमारा है 9/2, तो 9/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे r2 का मान है 7/2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 9×9 81, 2 दूनी 4, स्क्वायर करेंगे, बटे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा,
बटे 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारा A1 बटे A2 बराबर यहाँ पे आ गया 81/49। अब ये तो कटेगा नहीं, तो यही दिया होगा कोई ना कोई आंसर। डी ऑप्शन दिया है 81/49, ये 81/49 लिखा है। अगर हम यहाँ पे A1 अनुपात A2 लिखना चाहें तो 81/49 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डी विकल्प है वो सही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा समझाने का, क्योंकि आगे भी मिलने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एकदम यही नहीं मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आप शो कर रहा होगा, वहाँ से पढ़िए, हम यहाँ से पढ़ते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? आ गया ना पिछले वीडियो वाला क्वेश्चन। अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय में मैंने कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन करवाया था पिछले वीडियो में, क्योंकि लगातार पहले चैप्टर से ही कई क्वेश्चन दे दिया था। तो जो लोग पीछे से पढ़े होंगे उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको मैं एक बार और समझाता हूँ। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो संख्या मैं सिंपल बताता हूँ कि जो करड़ी में होती है और उसको हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते, अगर निकाले भी तो वो दशमलव में आए, आराम से बाहर ना निकले, तो वो अपरिमेय होती है। ठीक है, जिसका वर्गमूल हमको पता है वो तो परिमेय है, जिसका नहीं पता वो अपरिमेय है। तो इसमें करड़ी में 10, करड़ी में 24, करड़ी में 35 और करड़ी में 121 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये सोचना, अपरिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, परिमेय होगी। ठीक है, तो अब कौन कौन सी अपरिमेय संख्या उसको नहीं बताना है, कौन नहीं है। तो कंफर्म है कि 3 ठे अपरिमेय होगी, 1 ठे नहीं होगी। तो पहला देखोगे करड़ी में 10, करड़ी में 10 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि करड़ी में 10 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, 4 रहता है तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, और 9 रहता है तो 3 का हो जाता है, 10 किसी का नहीं है। 24 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। करड़ी में 121 है, क्योंकि करड़ी में 121 जो लिखा है, इस करड़ी में 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11, और ये बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन रहा है ना, तो बाहर आ जाएगा, और इसको बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में लिखा सकता है। तो जब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, तो इसीलिए हमारा डी वाला विकल्प यहाँ पे भी सही है, विकल्प डी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है वहाँ से पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है, करा किसी नहीं 19वां क्वेश्चन है ना, 18 ही हुआ ना अभी, 18 19 क्वेश्चन देखिए। करा 5, 15 और 20 के लस और मस का अनुपात है। 5, 15, 20 के लसप और मसप का अनुपात है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार, 5, 15 और 20 के लसप और मसप का अनुपात पूछा है। तो आप 10th में पढ़ते हो, लसप मसप निकालना आता होगा। मैं एक बार नहीं आता है तो ट्रिक बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जब हम लसप निकालेंगे, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं और उस बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। जिनका निकालना है उसमें जो सबसे बड़ा रहेगा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और जो भी आएगा अगर वो तीनों से कट जाता है तो वही उसका लघुत्तम समापवर्त होगा, लसप होगा। तो 5, 15, 20 में 20 बड़ा है, 20 इक्का में 20, तो 20 20 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौके 20 होता है, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो 20 नहीं होगा लघुत्तम। 20 दूना 40, 5 से भी कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 15 के पहाड़ा में 40 नहीं आता है, 15 से नहीं कटेगा। 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 जो है वही हमारा यहाँ पे लघुत्तम होगा। क्यों, क्योंकि 20 से भी कटेगा, 15 चौके 60, 15 से भी कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 बटे 60 होता है। तो हमारा यहाँ पे लसपा आ गया 60। मसपा कैसे निकालेंगे, मसपा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे ये तीनों कट जाएं। ठीक है, मतलब ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी। पहले क्या कर रहे थे लसप में, इसका पढ़ा पढ़ रहे थे जो तीनों से, ये तीनों से कट रहा है, लेकिन
इसमें क्या होगा कि ये सब उससे कटने चाहिए, तीनों एक संख्या से कटने चाहिए। तो सिंपल इसमें 5 ले लेंगे, क्योंकि 5 से 5 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 5 3 15, 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ल सपा आया 60 और म सपा आया 5। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ल सप और म सप का अनुपात, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है। इंग्लिश में शॉर्ट में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। तो अनुपात मतलब ल स प और म स प दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात मतलब बटा लगाएंगे। और ल स प हमारा 60 है और म स प 5 है, तो 60 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 12:1। तो 12:1 जो भी दिया होगा, विकल्प डी दिख रहा है 12:1, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई रहेगी तब। ठीक है, वैसे आज दिन के टाइम वीडियो बन रही है तो थोड़ा आवाज़ भी आ रही होगी बाहर की, तो थोड़ा मैनेज करो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आज 10 क्वेश्चन ही बताएं, क्योंकि आज बारिश का मौसम है, थोड़ा बारिश बाहर तेज हो रही है, तो लाइट कभी भी जा सकती है। ठीक है, तो आज यही 20 क्वेश्चन ही करते हैं। 30 क्वेश्चन कराने की बात किया था, लेकिन 20 से 10 ही करवाया। 11 से 30 तक की बात हुई थी, 20 तक ही करवा के बंद कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि सुबह का टाइम है। ठीक है, थोड़ा खटर पटर ज़्यादा इधर उधर से बाहर से आ रही है, इसलिए आज 10 क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं। बाकी जब रात में आके वीडियो बनाएंगे तब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं जल्दी से और वीडियो का एंड करते हैं। बाकी 2 वीडियो में तो 20 क्वेश्चन ही हो पाए। अब पूरी कोशिश करूंगा मैं कि कम से कम 20 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट कराया जाए, नहीं तो ऐसे ऐसे 500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन हों। बाकी ये 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा है, किसी त्रिभुज में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ शो कर रहा होगा, किसी त्रिभुज में कोण ए 90 अंश, कोण बी नहीं है, कोण ए 90 अंश, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए बी 12 सेंटीमीटर है। तो पहले जो जो दिया है मैं उसको लिख देता हूँ। एक त्रिभुज की बात किया और त्रिभुज में कुछ चीजें दिया है, जैसे कोण ए बराबर 90 अंश, कोण ए बराबर 90 अंश, और दिया है बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, और दिया है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, और दिया है ए सी का मान ज्ञात कीजिए। दिया नहीं है, मान पूछा है। तो कोण ए बी सी ए बी दे रखा है और ए सी का मान पूछा है, और त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी की बात किया और कोण ए 90 अंश है। तो जब भी किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, और इसका ये वाला कोण 90 अंश का है। तो 90 अंश पे हमको ए लिखना है, बी और सी जहां मन करे तहां लिख दो, तो मैं यहाँ और यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सी है। अब ये दिया है बी सी 13 सेंटीमीटर, बी सी ये रहा, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 12, ए बी ये रहा 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान पूछ रहा है, ये वाला हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 90 के सामने ये कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण और आधार दे रखा है, लंब का मान पूछ रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी है, पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कर्ण है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब निकालना हमको। लंब हमारा क्या है, जो निकालना है उसी को एकदम लिख देते हैं। लंब हमारा है ए बी नहीं ए सी, तो ए सी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस आधार कितना है 12, तो 12 लिखेंगे, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, ए सी स्क्वायर उतार लेंगे, 12 का 144 होता है, तो 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर ए सी स्क्वायर। तो ये घटाएंगे, ए सी स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, ये घटाएंगे तो आएगा 25, इसको घटाएंगे तो आएगा 25।
ठीक है, आप घटा के देख लीजिएगा। और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगी, करड़ी, और करड़ी में 25 का मान होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। विकल्प देख लेंगे कौन सा है, विकल्प नंबर सी, 5 सेंटीमीटर दिया है सी वाले विकल्प में, तो विकल्प सी सही है। ठीक है, तो एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन को लाता हूँ स्क्रीन पे, फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो हो चुका होगा। अब एक बार इस पे पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। तो हो चुका होगा। अब देखो इसमें 10 क्वेश्चन हुए, पिछली वीडियो में भी 10 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो ऐसे ऐसे करते करते 500 कंप्लीट कर देंगे। अभी बहुत दिन है पेपर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे, मेरे लिए बहुत दिन लग रहा है, तुम्हारे लिए बहुत करीब है पेपर, तुमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपके 500 क्वेश्चन की सीरीज जारी रहे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, आधा घंटे 45 मिनट में आपकी 10 क्वेश्चन अगर एक बार में तैयार होते हैं तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ दिनों बाद फिजिक्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स का भी अनसॉल्व पेपर करवाया जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। कोशिश करेंगे बायो का भी करवाया जाए, वैसे बायो का हम नहीं, कोई और भी टीचर करवा सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिना बात किए। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन को करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।